वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे और वो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी है, सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में है, कब इसको स्टेबलाइज किया गया, क्या इसका जज है, कितने नंबर ऑफ जजेस है, कैसे उसको हटाते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये पार्ट 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो 22 पार्ट है उस 22 पार्ट में से ये पार्ट 5 के अंदर आता है और आर्टिकल 124 से लेकर 127। तो क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेकर 127 के बीच में आता है। ये कब आया? तो 28 जनवरी 1950 को ये शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 28 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया, शुरू किया गया। उसके बाद अभी प्रेजेंट के टाइम पे 34 जज है सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज है, जिसमें से 33 जो है वो जज है और एक क्या है, चीफ जस्टिस है। अभी कुल मिला के 34 जज है, जिसमें से 33 तो जो सिंपल होता है जज वो है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो कितना हो गया टोटल? 34 जज है मिला के अभी। उसके बाद है आर्टिकल 124। ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्टेबलाइज किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 7 बाकी जजेस होगा। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया गया, जिसके तहत एक चीफ जस्टिस और बाकी 7 जजेस होता है। इसके बाद जो नंबर ऑफ जजेस है उनको पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इंक्रीज़ किया जाता है। तो पार्लियामेंट जो है नंबर ऑफ जज को 7 से 10 किया 1956 में, फिर 10 से 13 किया 1960 में, 1950 में जब ये स्टेबलाइज किया गया तो एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस था। और ये पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है। कब कब बढ़ाया गया? तो 1956 में 7 से 10 किया गया, 1960 में फिर 10 से 13 किया गया, 1977 में 17 किया गया, उसके बाद 1986 में 25 किया गया जज का नंबर, 2008 में 31 किया गया और 2019 में 33 जज किया गया और एक चीफ जस्टिस, जो कितना हो गया 34 हो गया। तो ये जो है नंबर ऑफ जजेस को पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज़ किया गया, ये वो था। उसके बाद क्या है कि जितना भी जज है सुप्रीम कोर्ट का, जितना भी जज है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। और जो चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कंसल्ट करके, मशवरा करके, किसके साथ? बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके साथ और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज और हाई कोर्ट के बाकी जजों से राय मशवरा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। उसके बाद आर्टिकल 124(2) के तहत, आर्टिकल 124(2) के तहत जो टेन्योर है, मतलब जो कार्यकाल है, वो कितना है? वो कार्यकाल है 65 साल की उम्र तक वो जो है कार्यरत रहते हैं, मतलब वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और उसके बाद मन करे प्रेसिडेंट को राइटिंग में देके रिज़ाइन कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो प्रेसिडेंट को राइटिंग में लिख के रिज़ाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, ठीक है, उनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो एक तो खुद से प्रेसिडेंट को राइटिंग में देकर रिज़ाइन कर सकते हैं, या दूसरा पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे उनको हटाया जा सकता है। ये जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ मतलब शपथ लेता है किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, या प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया गया किसी व्यक्ति के सामने। जो जज जो होता है वो शपथ लेते हैं किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने, या अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से नहीं आ पाए तो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन के सामने। तो जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपका ये पूरा एक तरह से कंप्लीट नोट्स बन जाए, आपको लिखना ना पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही अगर मैंने ट्राई किया कि हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी है, उन दोनों का ये हेल्प हो जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या। आगे है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। जो जजेस, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन क्या है? तो पहला है आर्टिकल 124(3) के तहत, आर्टिकल 124(3) के तहत जो भी जज होगा उसको इंडिया का नागरिक, इंडिया का सिटीजन होना मस्ट है।
सेकंड, हाई कोर्ट किसी एक या दो हाई कोर्ट में, एक या किसी दो हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना जरूरी है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या है, सिटीजन होना। सेकंड, हाई कोर्ट किसी एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना जरूरी है। और थर्ड, किसी एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट, वकील के तौर पे काम किया, मतलब 10 साल वकील, 5 साल जज, तब जाके कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 10 साल हाई कोर्ट में वकील हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज की तरह काम किए हो, तब जाके वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। तो इतना लंबा प्रोसेस, मतलब 15 साल कम से कम आपको वकालत करना होता है, 10 साल वकील के तौर पे, 5 साल जज के तौर पे, तब आप जाके क्वालिफाई है कि आप जाके जज बन सकते हैं। उसके बाद इनको रिमूव कैसे करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, तो आर्टिकल 124(4) के तहत, आर्टिकल 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूव करते हैं। किस आधार पर रिमूव करते हैं, तो आधार है इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी मतलब कि वो उस पद पे बैठने लायक नहीं है, या कोई मिसबिहेवियर या उनके खिलाफ कोई आरोप लगाओ। तो इन्हीं दो के ग्राउंड्स पे, इन्हीं दो बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। कौन सा ग्राउंड है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। इसके अलावा किसी भी तरीके से उनको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। अब रिमूव कैसे करते हैं, तो रिमूव बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिमूव करना तो रिमूव कौन करते हैं, रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, एक प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आता है, उस प्रेसिडेंट के ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके द्वारा, तो एक रिजोल्यूशन के द्वारा, एक रिजोल्यूशन के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं प्रेसिडेंट। उस रिजोल्यूशन को ज़रूरी है कि वो जो भी दोनों हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबरशिप, जो भी उसका टोटल मेंबरशिप है, उसके टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी से, ठीक है, वो पास किया गया। और साथ ही जो मेजोरिटी हो, कम से कम 2/3 का जो भी मेंबर हाउस में प्रेजेंट और मीटिंग है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से। एक रिजोल्यूशन जिसको दोनों हाउस, लोकसभा से और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास किया गया हो, तभी जाके प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। उसमें भी कई सारा आगे प्रोसीजर है। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो भी दोनों हाउस है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब कि जो भी लोकसभा राज्यसभा है, उसका जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ का मेजोरिटी जो होगा वो उसको पास किया। और साथ ही जो भी लोकसभा राज्यसभा का इन स्ट्रेंथ है, उसके 2/3 मेंबर, कम से कम 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट और वोटिंग होंगे, उनके द्वारा पास किया हो। तो पहला कि जो भी लोकसभा या राज्यसभा है, उसके स्ट्रेंथ का मेजोरिटी, और साथ ही जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसमें कम से कम 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए, तभी वो रिजोल्यूशन पास होगा, वरना नहीं होगा। अब जब रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं तब। तो पहले ये था कि एक रिजोल्यूशन जो कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास किया हो, उसी के द्वारा प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर, अब क्या क्या फॉलो होता है तो देखते हैं। एक लिखित रूप से एक मोशन जिसमें साइन किया गया, जिसमें साइन किया होगा किसके द्वारा, लोकसभा के 100 मेंबर कम से कम और राज्यसभा के 50 मेंबर। लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50, लोकसभा के 100, राज्यसभा के 50 मेंबर द्वारा उस मोशन पे साइन किया होगा, जिसमें लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है किसी बेसिस पे, या इन दो भी ग्राउंड पे अगर उनको रिमूव करना है तो वो मोशन को, जिसको साइन हुआ कम से कम 100 लोकसभा का मेंबर, 50 राज्यसभा का मेंबर, और वो जो मोशन है साइन करने के बाद दिया जाएगा स्पीकर या चेयरमैन को। अगर लोकसभा में दिया जा रहा है तो स्पीकर को दिया जाएगा, अगर राज्यसभा में दिया जा रहा है तो चेयरमैन को दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, स्पीकर और चेयरमैन उस मोशन को एक्सेप्ट, मतलब स्वीकृत करते हैं, या उसको मना भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है उसको एक्सेप्ट करने से। मतलब कि जो मोशन है साइन करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन के पास गया, वो उसको रख भी सकता है, उसको मना भी कर सकता है। अगर स्पीकर या चेयरमैन उस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, एक कमेटी बनेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, एक कमेटी बनेगा। कमेटी किसका, 3 मेंबर, 3 पर्सन, 3 लोगों का एक कमेटी बनेगा। उसको, वो 3 लोग कौन होंगे, तो उस 3 लोगों में पहला लोग होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस,
इन 3 लोगों में से जो फर्स्ट पर्सन होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा एक, सेकंड होगा किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और एक होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, एक किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो वहाँ पे वो साथ में उनके बैठेगा। तो ये 3 लोग फिर क्या होगा? कमेटी बनेगा। फिर इस कमेटी में अगर एक्सेप्ट किया गया तो फिर आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो अगर उस कमेटी द्वारा ये फैसला लिया गया कि जो भी जिस बेसिस पे हटाने का बात कहा गया, चाहे वो मिसबिहेवियर चाहे वो इनकैपेसिटी हो, अगर वो कमेटी द्वारा प्रूफ कर दिया गया कि मतलब ये सही है, ये जो है रीज़न जो है दिया गया वो सही है, तो अगर उसके बाद जो जिस भी जज के खिलाफ रिमूवल का केस आया है तो उसके बाद क्या होगा कि अगर जज गिल्टी पाए गए, मतलब तो इसके बाद क्या होगा कि जज जो अगर गिल्टी पाए गए मतलब जो भी आरोप लगाया गया था उन पे अगर वो सही साबित हो गया कमेटी द्वारा, तो क्या होगा उस मोशन को फिर लिया जाएगा और उसको भेजा, मतलब फिर उसके बाद क्या होगा फिर उस मोशन को जिसमें ये प्रूव हो गया है कि जो भी आरोप लगाया गया वो सही है, तो उस मोशन को फिर भेजा जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में। वहाँ क्या होगा अगर मोशन, उसके बाद क्या होगा अगर मोशन पास हो स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब कि उस हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी साथ ही जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसमें कम से कम 2/3 का मेजोरिटी होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी और जो प्रेजेंट और वोटिंग है उसके 2/3 का मेजोरिटी से अगर पास हो जाए तो वो दिया जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक ऑर्डर देंगे और उससे क्या होगा वो जज रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है इस तरीके का जो पहला केस जहाँ पे जज को रिमूव करने का आया था वो आया था 1991 में वी रामास्वामी जो जज थे उनके अगेंस्ट ये इस तरह का जो है रिमूव करने का प्रोसेस शुरू हुआ था 1991 में। वो जो है मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे उनको गिल्टी पाया गया था इंक्वायरी कमेटी द्वारा उनको जो है वी रामास्वामी को गिल्टी पाया गया था, मतलब आरोप साबित हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या है, साबित होने के बाद जाता है लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के लिए। तो फिर क्या हुआ, गिल्टी साबित होने के बावजूद जो रेजोल्यूशन गया लोकसभा में वहाँ पे उसको पास नहीं किया गया, मतलब वहाँ पे मेजोरिटी से वो पास नहीं हो पाया है। तो अगर वहाँ मेजोरिटी से पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, वहीं पे ख़त्म हो गया, मतलब ये जो है अधूरा ही ख़त्म हो गया क्योंकि लोकसभा में वो पास नहीं हो पाया, और पास नहीं हो पाया मतलब वो फिर रिमूव नहीं हुए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडहॉक जजेस। ये क्या है, आर्टिकल 127 क्या है, एडहॉक जजेस। अब ये एडहॉक क्या होता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में उसके सेशन को कंटिन्यू करने के लिए या सुप्रीम कोर्ट को शुरू करने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट के सेशन को शुरू करने के लिए एक क्या है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जज चाहिए होता है कि कम से कम इतने जज होंगे तभी सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा सुनवाई है या जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा शुरू होता है कार्यकाज वो शुरू हो पाएगा। तो जब वो मिनिमम नंबर ऑफ जज पूरा नहीं हो पाता जिसको बोलते हैं कोरम का मतलब होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जज जो रिक्वायर्ड होता है किसी से सेशन को शुरू करने के लिए, तो जब ये कोरम पूरा नहीं हो पाता है, मतलब जो नंबर ऑफ जज चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्रेसिडेंट के से पहले क्या करते हैं कंसेंट, मतलब उनसे जो है प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेकर और जिस भी हाई कोर्ट से ऐसा कोई जज को, मतलब ये होता है सिंपल से क्या होता है कि जब कोरम नहीं पूरा होता है तो क्या करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट से कुछ जजेस को टेम्प्रेरी पीरियड के लिए अपॉइंट कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। बस एक कंडीशन ये है कि जिस भी जज को अगर अपॉइंट करने जा रहे हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक क्वालिफिकेशन हो, मतलब कि 10 साल एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में और 5 साल जज के तौर पे काम की हो, तभी वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो एडहॉक जजेस का मतलब, एडहॉक जजेस का सिंपल सी भाषा में एक ऐसा हाई कोर्ट के जज जिनको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो जज के पोस्ट पे। ये कैसे होता है, तो जब कोरम नहीं हो पाता, जब सुप्रीम कोर्ट में सेशन को करने के लिए कोरम नहीं बनता, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ जज पूरा नहीं हो पाता है, तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेकर और जिस भी हाई कोर्ट से जज को अपॉइंट करना है वहाँ के
चीफ जस्टिस से परमिशन लेकर जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे ही जज को बोलते हैं एड हॉक जजेस, एड हॉक जज, ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट से टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसको बोलते हैं एड हॉक जजेस। और जब ये अपॉइंट होते हैं तो जो भी सैलरी, जो भी अलाउंस, जो भी प्रिविलेजेस मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, वही इन जज को भी मिलता है। उसके बाद क्या है, रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज मतलब जो पहले काम करते थे, जो पहले जज के तौर पे थे लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो रिटायर्ड जज क्या है, आर्टिकल 128, रिटायर्ड जज आर्टिकल 128। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेकर, ठीक है, जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को, ठीक है, कि वो जो है टेम्पररी पीरियड के लिए क्या हो, जज के तौर पे काम करे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर हाई कोर्ट के किसी जज या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो टेम्पररी पीरियड के लिए क्या हो, जज के तौर पे काम करे। तो ये था रिटायर्ड जज आर्टिकल 128, एड हॉक जज आर्टिकल 127। अब देखते फिर आगे क्या। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो इसका सेकंड जो पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसका जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो आज की वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एड हॉक जजेस, जो भी हम लोगों ने पढ़ा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पे जितने भी चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उसको आप ज़रूर से देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।